हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के हैं। आज हम लोग ओमिक्रॉन के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कोविड का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन वैश्विक लेवल पे फैल रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है और यह हमारी 3 साल से वैश्विक लेवल पे सभी लोग झेल रहे हैं इस महामारी को। तो आज हम लोग ओमिक्रॉन के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। बहुत सारी डिटेल्स इसमें हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा डिटेल्स देखेंगे तो समझ में आएगा आपको कि ओमिक्रॉन क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं, कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई और वर्तमान समय इसकी क्या स्थिति है। विस्तार से अध्ययन हम लोग करेंगे इसके बारे में। इसके साथ साथ इम्यून सिस्टम क्या है, एंटीबॉडी क्या है, एंटीजन क्या है और टी सेल्स क्या है, इसके संदर्भ में भी हम लोग लास्ट में अध्ययन करेंगे। तो विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ओमिक्रॉन का क्या स्वरूप है, कैसे फैला, नामकरण इसका कैसे हुआ और क्या इसकी स्थिति है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ओमिक्रॉन SARS-CoV-2। जैसा कि आपको देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे, ओमिक्रॉन SARS-CoV-2 इसका नाम है। कोविड-19 या कोरोना वायरस का एक नया रूप यानी एक नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन। और इसकी जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसा कि आप जानते हैं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने प्रदान किया है और इसको 24 नवंबर 2021 को दक्षिण अफ्रीका से प्राप्त हुआ था। तनी यह इसकी स्टार्टिंग जो हुई थी दक्षिण अफ्रीका से 24 नवंबर 2021 को इसकी स्टार्टिंग हुई थी। इसी क्रम में आगे है, इसका नामकरण के संदर्भ में देखेंगे। जितने भी वायरस होते हैं उनका नामकरण वैज्ञानिकों के द्वारा दिया जाता है, तो ओमिक्रॉन का भी नामकरण दिया गया। नामकरण के संदर्भ में जैसा कि आप दिख रहा है, 26 नवंबर 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिंता जाहिर करते हुए इसका नामकरण ग्रीक वर्णमाला, जैसा कि आप देख रहे हैं ग्रीक वर्णमाला के 15वें अक्षर ओमाइक्रॉन के नाम पर किया गया। तो इस तरह से ग्रीक भाषा है और इसके नाम पे, ग्रीक वर्णमाला के नाम पे 15वें अक्षर ओमिक्रॉन के नाम पर किया गया। और इस तरह से इसका नामकरण देने में WHO के तकनीकी सलाहकार समूह ने पैंगो वंश B1.1.1.5 to 9 को चिंताजनक मानते हुए ग्रीक अक्षर ओमाइक्रॉन के नाम पर इसका नाम ओमिक्रॉन पड़ा। तो इस तरह से इसका नामकरण इस रूप में दिया गया। उत्परिवर्तन, म्यूटेशन ओमिक्रॉन संस्करण में सबसे बड़ी समस्या ये है कि अपना रूप समय समय पे बदल रहा है। तो इस तरह से जब कोई वायरस अपना रूप और मूल स्थान समय समय पे जब बदलता रहता है तो उसके इस तरह से समस्याएं इसमें ये हो जाती, वैज्ञानिकों को उसको समझने में दिक्कत होती, क्योंकि अपना रूप जो है बदल रहा। डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा ये खतरनाक वायरस है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा और फैलने में भी इसमें तीव्रता है। कहने का मतलब है, अगर डेल्टा वेरिएंट 10 लोगों को वायरस फैलता था तो ये 40 फैलेगा। इस तरह से दोनों के फैलने में भी इसमें ज़्यादा गति है, ज़्यादा लोगों का दायरा ये कवर कर रहा है, ये वेरिएंट ज़्यादा खतरनाक है। और इसी क्रम में आगे हम लोग इसके संदर्भ में देखेंगे कि ओमिक्रॉन संस्करण बड़ी संख्या में उत्परिवर्तन है। कुछ वैज्ञानिक समझ नहीं पाए, कुछ को नहीं समझ पाए। जैसे इसमें मूल वुहान संस्करण की तुलना में ओमिक्रॉन संस्करण कुल 60 उत्परिवर्तन है इसमें, तो 60 उत्परिवर्तन इसमें है। यानी इसमें जो डेल्टा वेरिएंट था उसके पश्चात इस वायरस में बहुत ज़्यादा परिवर्तन है और अपने स्वरूप को समय समय पर बदल रहा है। तो ये बड़ी इसकी विशेषता है। 50 इसमें इस तरह से देखेंगे 60 उत्परिवर्तन है, जिसमें 50 गैर समानार्थी उत्परिवर्तन है और 8 जो है समानार्थी उत्परिवर्तन है और 2 जो है गैर कोडिंग जो है उत्परिवर्तन है। तो इस तरह से टोटल 50 + 8 + 2 कुल मिला के 60 उत्परिवर्तन हो जाते हैं और ये अपना स्वरूप बदल रहा है। संभावित परिणाम देखेंगे, ओमिक्रॉन के संभावित परिणाम क्या क्या हैं। WHO के अनुसार यह उत्परिवर्तन उन लोगों को प्रतिरक्षा इम्यूनिटी को कम कर सकता है जो पहले से संक्रमित थे। तो कहने का मतलब है, जो कोविड से पहले पेशेंट हैं उनमें ये ज़्यादा जो है क्या कर सकता है, उनके इम्यूनिटी को कम कर सकता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो पहले से कोविड के शिकार हो चुके हैं लोग, जो पेशेंट हैं, उनको जो है उनकी इम्यूनिटी को, उनकी प्रतिरक्षा को कम कर सकता है। इसी क्रम में देखेंगे और टीकाकरण वाले लोगों में भी, यानी जो लोग टीका लगवाएं उनको भी, उनकी इम्यूनिटी को भी कम कर सकता है। WHO ने सभी देशों से आग्रह किया है कि टीकाकरण को बढ़ाएं और टीकाकरण वाले लोगों में प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होगी। जैसा कि आप जानते हैं, टीकाकरण भी इसी उद्देश्य से किया गया था जिससे लोगों में इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाया जा सके और ऐसे कंडीशन में रोगों की जो लड़ने की क्षमता लोगों के अंदर ज़्यादा होगी तो इस वायरस से भी हम लड़ पाएंगे। तो यहाँ पे भी WHO ने लोगों से, सभी देशों से आग्रह किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी मात्रा में लोगों को टीकाकरण की गति तीव्र करें जिससे लोगों को इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाया जा सके। संकेत और लक्षण, यानी ओमिक्रॉन के क्या संकेत हैं, क्या लक्षण हैं, कैसे हम इसकी पहचान करेंगे, उनके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जैसा ब्लैक बोर्ड पर आप देख रहे हैं कि इसके संकेत और लक्षण क्या हैं। तो दक्षिण अफ्रीकी मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष
एंजेलिक कोजी, ये क्या है, अध्यक्ष हैं दक्षिण अफ्रीकी मेडिकल एसोसिएशन के। इन्होंने पाया कि रोगियों में थकान और दर्द का सामना करना पड़ रहा है। तो रोगियों में थकान और दर्द का सामना करना पड़ रहा है, और लेकिन ये प्रारंभिक लक्षण थे। कहने का मतलब ये जो है इसके प्रारंभिक सिम्टम्स थे कि रोगियों में थकान महसूस कर रहे थे और इस तरह की दिक्कत थी, दर्द का भी सामना कर रहे थे, बॉडी में दर्द होता था, पेन होता था। तो ये इसके प्रारंभिक लक्षण थे, लेकिन बाद में इसमें परिस्थितियां बदली। ओमिक्रॉन के अभी तक जो केस आए उनमें स्टडी के आधार पे हेल्थ एक्सपर्ट, जो इसके हेल्थ एक्सपर्ट हैं, उनका कहना है कि ओमिक्रॉन पॉजिटिव होने पर शरीर में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। यानी जो व्यक्ति ओमिक्रॉन पॉजिटिव होगा उनमें निम्न सिम्टम्स हैं। अब उसमें क्या क्या सिम्टम्स हैं उसको देखेंगे हम लोग। जैसे सबसे पहले क्या है, इसमें थकान है, यानी व्यक्ति में बहुत ज़्यादा थकान फील होता है शारीरिक रूप से। जोड़ों में दर्द होता है। तो इस तरह से सेकंड इसके सिम्टम्स हैं, जुकाम होता है और लगातार सिर में दर्द बना रहता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम्स है, ये सिम्टम्स है, इसको जानेंगे। और गले में खराश या जलन की समस्या लगातार बनी रहती है। तो गले में लगातार जलन रहता है, खराश रहता है, ये इसके मुख्य रूप से क्या है, सिम्टम्स हैं। इसी क्रम में देखेंगे आगे क्या है। WHO का कहना है कि ओमिक्रॉन पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और इम्यून सिस्टम को भारी पड़ रहा है। यानी कहने का मतलब है ओमिक्रॉन विश्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कोविड डेल्टा जो था वो उससे कई गुना ज़्यादा तीव्र गति से फैल रहा है और ऐसे कंडीशन में विश्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और विश्व के देशों को आगाह किया है कि तीव्र गति से टीकाकरण को आगे बढ़ाया जाए। आगे देखेंगे कोविड-19 से कितना अलग है ओमिक्रॉन, हाउ डिफरेंट इज़ ओमिक्रॉन फ्रॉम कोविड-19, यानी कोविड-19 से कितना अलग है इनके संदर्भ में लोग देखेंगे कि कोविड-19 जो डेल्टा वेरिएंट था उससे ओमिक्रॉन कितना डिफरेंट है, कितना अलग है। तो जैसा आप देख रहे हैं, फर्स्ट है ओमिक्रॉन का वायरस गले में पनपता है, जबकि कोविड-19 का वायरस गले या नाक से होकर सीधे फेफड़ों पर अटैक करता है। तो ये पहला इस्तेमाल से दोनों में ये डिफरेंट है कि ओमिक्रॉन का वायरस जो है गले में पनपता है, कहाँ पे, गले में, जबकि कोविड-19 का वायरस सीधे गले और नाक से होकर के सीधे फेफड़े पर अटैक करता है। तो यहाँ पे ओमिक्रॉन फेफड़े पे अटैक नहीं कर रहा है। ये दोनों में ये अंतर, बेसिक अंतर है, इसको समझना होगा। ओमिक्रॉन के वायरस से फेफड़े बचे रहते हैं, जबकि सांस लेने में समस्या नहीं होती। यानी ओमिक्रॉन से जो पेशेंट पॉजिटिव होते हैं उनको सांस लेने में दिक्कत, अभी तक जो सिम्टम्स निकल के आए हैं कि सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है इसमें कोविड-19 डेल्टा वेरिएंट में, जबकि सांस लेने में दिक्कत होती थी, फेफड़े में प्रॉब्लम क्रिएट करता था, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल हो गया था क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी थी। लेकिन वर्तमान समय में सरकार के प्रयास से काफ़ी जो इस समस्या को हल किया गया। तो इस समय जो इसमें फेफड़े की जो दिक्कत होती थी उस डेल्टा वेरिएंट में, इस वायरस में इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। आगे हम लोग इसी में देखेंगे ओमिक्रॉन के वायरस से फेफड़े बचे रहते हैं और सांस लेने में समस्या नहीं होती है। नेक्स्ट है कोविड-19 फेफड़ों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर देता है, सांस लेने में बहुत कठिनाई होने लगती है। तो इसका नेक्स्ट है कोविड-19 फेफड़ों को क्या करता है, बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर देता है और सांस लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होने लगती है। नेक्स्ट, ओमिक्रॉन होने पर ऑक्सीजन का स्तर नहीं घटता, जबकि कोविड-19 में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और मरीजों को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। ओमिक्रॉन और कोविड-19 में ये डिफरेंट है कि कोविड-19 में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी, ऑक्सीजन की समस्या होती थी, सांस लेने में कठिनाई होती थी, जबकि ओमिक्रॉन में इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स अभी तक नहीं आया है। आगे अगर कोई प्रॉब्लम, क्योंकि ये अपना समय समय पे उत्परिवर्तन दे रहा है, अपने स्वरूप को बदल रहा है, तो इस तरह से प्रॉब्लम्स आगे हो सकती है। लेकिन अभी तक जो आंकड़े निकल के आए हैं, अभी तक जो सिम्टम्स निकल के आए हैं, वो इसमें इस तरह से निकल के आ रहा है कि ओमिक्रॉन जो है फेफड़ों पे भी अटैक नहीं कर रहा है। आगे देखेंगे ओमिक्रॉन होने पर ऑक्सीजन का स्तर नहीं घटता, जबकि कोविड-19 में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की जान भी जा सकती थी। तो इस तरह से ये डिफरेंट है दोनों में। कोविड-19 की तीसरी लहर से भारत कितना तैयार है। जैसा कि आप जानते हैं पहली लहर अचानक आई और सरकार ने प्रयास किया रोकने का और लॉकबंदी भी किया गया। सेकेंड लहर आई, उसमें भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। सेकेंड लहर में काफ़ी लोग मारे गए, ऑक्सीजन की कमी थी। लेकिन तीसरी लहर में क्या भारत सरकार तैयार है, इसके संदर्भ में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं पहले लहर में अस्पतालों में उतनी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में लगातार सरकार का प्रयास रहा है, लोग भी जागरूक हो गए हैं। तो दोनों परिस्थितियां बदली हैं इस टाइम में। पहले लोग इतने जागरूक नहीं थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए हैं कोविड के प्रति। फिर भी बहुत सारे लोग अब भी ऐसे हैं जो जागरूक नहीं हैं, कोविड नियमों का पालन नहीं करते, निर्देशों का पालन नहीं करते। तो दोनों चीज़ों को समझना होगा।
अस्पतालों में सरकार के द्वारा पर्याप्त मात्रा में किट पहुंचाई गई है। सर्विस सेंटर जहां पे अस्पताल है वहां पे एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है कोविड चेक करने के लिए। पहले इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, तो सरकार ने भी काफ़ी अच्छा प्रयास किया है कि जगह अलग तरह से जो है एक अलग डिपार्टमेंट ही बना दिया है कोविड का, और तत्काल जो है पेशेंट को जो है सहायता दी जा रही है। तो भले अभी ऑक्सीजन की बात हम नहीं करेंगे, केवल इतना बेसिक चीज़ें बात करेंगे कि किट और जाँच व्यवस्था बेहतर है, सरकार ने बेहतर व्यवस्था दी है, जिसके कारण लोगों को तत्कालिक रूप से सहायता मिल जा रही है। लोग चेकअप करा रहे हैं, उसका रिजल्ट पॉजिटिव या निगेटिव जो भी है 2 दिन के अंदर लोगों को प्राप्त हो जा रही है। इस तरह की कठिनाइयाँ प्रेजेंट टाइम में नहीं है किसी भी तरह की। तो सरकार ने भी थोड़ा सा बेहतर कार्य किया है और लोगों को जो है काफ़ी बेहतर सेवाएं भी प्राप्त हो जा रही हैं किट के मामले में और चेकअप के मामले में। बाकी डिटेल्स हम किसी सरकार का पक्ष और विपक्ष के रूप में नहीं देख रहे हैं, केवल एक इतना बस बताना चाह रहे हैं आपको कि अगर आप थोड़ा सा सतर्क हैं, जागरूक हैं, तो सरकार के जो सेवाएँ हैं उसका बेहतर लाभ लें और अपने को बचाएँ और सुरक्षित रखें। भीड़ भाड़ इलाकों से न जाएँ, कोविड नियमों का पालन करें, जो भी निर्देश है उसका पालन करें। भीड़ भाड़ इलाकों से बचेंगे तो अपने आप को बचाएंगे। और यही सारी चीज़ें हैं। इसी क्रम में आगे हम लोग देखेंगे इम्यून सिस्टम क्या है, एंटीबॉडी क्या है, एंटीजन क्या है, टी सेल्स क्या है और हमारे बॉडी पे कैसे इफेक्ट डालता है और इसकी क्या सिस्टम है, क्या प्रक्रिया है। इसी क्रम में जानेंगे इम्यून सिस्टम क्या है, एंटीबॉडी क्या है, एंटीजन क्या है और टी सेल्स क्या है, इन सबको भी जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा प्रणाली क्या होती है। तो इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर की आंतरिक प्रतिरक्षा प्रणाली होती है जो शरीर की बाहरी खतरों से सुरक्षा करती है। जैसे कोई वायरस, बैक्टीरिया या रोगजनक शरीर पर आक्रमण करते हैं तो अपने आप ही यह प्रणाली सक्रिय हो जाती है और इन बचाव की प्रक्रिया शुरू कर देती है। यह बहुत ही जटिल प्रणाली होती है जो पूरे शरीर में फैली होती है। इसमें अनेक रसायन और भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाएँ होती हैं जो शरीर की रक्षा के लिए अलग अलग तरीके से काम करती हैं। ऐसा नहीं कि यह सिर्फ इंसानों में ही होती हैं, यह जीव जंतुओं में भी पाई जाती हैं या संक्रमण से शरीर की रक्षा करती हैं। अब हम लोग जानेंगे एंटीबॉडी क्यों है, यानी शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है एंटीबॉडी। जब कोई व्यक्ति किसी वायरस या रोगजनकों से ग्रस्त हो जाता है तो उनके शरीर में उस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनने लगती है जो उस वायरस से लड़ती है। जिन लोगों में वायरस या संक्रमण के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनती है उसका मतलब है कि उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, जबकि जिसके शरीर में ठीक होने के 2 सप्ताह के भीतर ही एंटीबॉडी बन जाती है वो कई वर्षों तक रहती है। इसका मतलब होता है कि उसकी इम्यूनिटी मजबूत है। ऐसा कोरोना वायरस के साथ भी होता है। यही वजह है कि इस बीमारी से स्वस्थ हो चुका व्यक्ति प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। तो इस तरह से एंटीबॉडी बहुत ज़रूरी है। अब हम जानेंगे एंटीजन क्या होता है। एंटीजन वो आंतरिक और बाह्य पदार्थ है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को एंटीबॉडी पैदा करने के लिए सक्रिय कर देते हैं। यह वातावरण में मौजूद कोई भी तत्व हो सकते हैं, जैसे केमिकल, जीवाणु, विषाणु या फिर अन्य रोगजनक भी होते हैं। यह शरीर के लिए नुकसानदेह होते हैं। शरीर में इसका पाया जाना ही इस बात का संकेत है कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को एक बाहरी हमले से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनने पर मजबूर होना पड़ता है। आमतौर पर एंटीजन शरीर के बाहर के रोगाणु होते हैं, जबकि कभी कभी शरीर के अंदर अपने आप भी एंटीजन बनने लगते हैं जिन्हें ऑटो एंटीजन कहते हैं। इसी क्रम में जानेंगे क्या होते हैं टी सेल्स। शरीर में 2 प्रकार की सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती हैं जिन्हें लिम्फोसाइट्स कहते हैं। यह दोनों ही कोशिकाएं प्रतिरक्षा प्रक्रिया के लिए अहम होती हैं। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। जब शरीर पर किसी एंटीजन का हमला होता है तो इनमें से बी सेल्स उस एंटीजन की पहचान करती है, उसमें लड़ने का काम यही टी सेल ही करते हैं। यह कोशिका विभिन्न रोगाणुओं से शरीर का बचाव करती है। जब कोई रोगाणु जैसे कि जीवाणु, विषाणु इत्यादि शरीर में प्रवेश करते हैं तो इस प्रकार के एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। यह एंटीबॉडी उस रोगाणु का मुकाबला करके उसे नष्ट कर देता है। यह कोशिका अपने निर्माण के बाद बाल्या ग्रंथि या थाइमस ग्रंथि में चली जाती है, वहीं पर उसका विकास होता है, इसलिए इसे टी सेल्स कहा जाता है।